सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि बात होगी सेल्फ इवोल्यूशन की। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर दुनिया में अगर ये काम हुआ है तो मैं भी कर सकता हूँ। कि अगर कोई भी जो आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी को क्रैक करना चाहता है, ये तीन बातें तो उसके अंदर एस्पिरेंट में होनी चाहिए। उस समय मैंने पापा से एक लाइन कही जो पापा अभी भी कहते हैं। जब मैं वैभव सूर्यवंशी को देखता हूँ क्रिकेट खेलते हुए, मुझे लगता है, काश मैं भी खेल लिया होता। पहले मैं ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता था। आपकी जो पर्सनालिटी की और आपका जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें बहुत बड़ा रोल आपकी वाइफ रुद्रानी का भी है। नहीं, बट आते हैं क्वेश्चन बड़े मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। अपने लास्ट में नहीं होता है बाउंसर डालना, अपने बाउंसर बिल्कुल डाला है। अब तक मुझे लगता था कि लाइफ में अगर किसी लक्ष्य को अचीव करना है तो आपको ज़रूरत होती है मोटिवेशन की और डिसिप्लिन की, जो कि 100% सही भी है। लेकिन आज यूज़ इट के पॉडकास्ट में हम जिस शख्स से मिलने वाले हैं, उनकी लाइफ जर्नी को देखने के बाद ये बात समझ आई कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि यही आपको हर दिन बेहतर बनाता जाता है। सो लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट अवनीश शरण, 2009 बैच आईएएस ऑफिसर और करंटली वो हैं सीईओ रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। क्योंकि आज के एपिसोड में बात सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि बात होगी सेल्फ इवोल्यूशन की। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट अवनीश जी। थैंक यू। अवनीश जी, वैसे तो मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन अभी जब 2 दिन से मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक बहुत डिफरेंट एंगल्स आपके निकल कर आए आपकी पर्सनालिटी के। और एक आम इंसान किसी भी एक व्यक्ति को सिर्फ देख करके नहीं समझ सकता कि इस व्यक्ति के इतने आयाम या इतने डायमेंशंस हो सकते हैं। अगर मैं आपसे खुद से पूछूं कि अवनीश शरण कौन है, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे क्वेश्चन मतलब सबसे टफ होते हैं मेरे लिए। फिर भी अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो अवनीश शरण पापा मम्मी के लिए अवनीश, घर का अवनीश है। वाइफ के लिए अभी है। अच्छा। अपने बच्चों के लिए पापा है। हम्म। और भाई बहनों के लिए एक कह सकते हैं कि एक फ्रेंड है। और बाहर की दुनिया के लिए सर हैं, या सीनियर्स के लिए अवनीश है। तो मुझे लगता है कि किसी एक शब्द में मतलब अपने आप को मैं बांध नहीं पाता हूँ। वैसे बहुत मुश्किल सवाल है आपका। नहीं, आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है। आपने अपने आप को ये दिखाया कि आप हर किसी के साथ, जब जिसके साथ होते हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं तो आप सिर्फ उनके पापा हैं। आप अगर अपनी वाइफ के साथ होते हैं तो आप एक हस्बैंड हैं। अपने माता पिता के साथ होते हैं तो आप एक बेटे हैं। और भी जो आपने डिस्क्राइब किया, ये बहुत डीप बात है। आपने बहुत अच्छे से अपने आप को डिस्क्राइब किया, मुझे ऐसा लगता है। अवनीश जी, आपकी जो पूरी अगर हम लाइफ जर्नी की बात करें अब तक, तो बहुत असफलताएं आपकी कहानियों की हम लोगों ने सुनी है कि आपके 10th में आपके 44.7 मार्क्स थे, प्लस आपने जो स्टेट पीएससीज होती हैं उसमें भी काफ़ी फेलियर आपको आया। फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट में शायद आपने यूपीएससी जी, क्लियर सेकंड किया। अटेम्प्ट में। सो इतने फेलियर के बाद एक तो ये कि कंसिस्टेंसी रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कैसे ये कंसिस्टेंसी रखी जा सकती है, क्योंकि जब फेलियर आता है लाइफ में तो मुझे लगता है दो चीज़ें होती हैं, एक बिटरनेस आती है और विजडम आता है। और बिटरनेस आना लाजमी चीज़ है, आप अगर कितना एफर्ट कर रहे हैं और आप फेल होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गेम चेंजर वहाँ होता है कि जब आप अपनी इस बिटरनेस को विजडम में चेंज करें। और मुझे लगता है कि आपकी जर्नी को देखते आपने ये कई बार किया होगा। कैसे किया आपने? उन फेलियर्स को कैसे फेस किया और फिर भी अपने आप को कंसिस्टेंट रखा? फेलियर के बाद बिटरनेस आना एक नेचुरल प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक बात है। बिटरनेस होता ही है फेलियर के बाद। बट मुझे ध्यान आता है कि जब जब फेलियर के बाद बिटरनेस आती है, वो मेरे लिए बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बहुत ही छोटे समय के लिए। बट उसके बाद से कहीं ना कहीं मैं मतलब मेरी आदत रही है कंसिस्टेंसी। मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन के रूप में कंसिस्टेंसी को रखा है, चाहे वो प्रोफेशनल मामलों में हो चाहे पर्सनल मामले में हो। हमेशा जब भी मुझे मतलब फेलियर मिली है तो मैंने बाउंस बैक किया है। और ये मेरे मतलब कह सकते हैं एक नेचर में आ गया है कि कहीं ना कहीं उस असफलता से सीखना और उसके बाद हम और क्या बेहतर करेंगे, उस दिशा में अपने को डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना। वही अवनीश जी, मैं वो जो आपकी मार्कशीट नहीं, माइंड से जानना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा आपकी आदत में है कि आप बाउंस बैक करना है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है और कैसे आप उसको बाउंस बैक करते हैं? बिकॉज बाउंस बैक करना भी एक वन डे प्रोसेस नहीं है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। कैसे करते हैं आप?
जैसा आपने बोर्ड एग्ज़ाम का एग्जांपल दिया कि मेरे 44.7% मार्क्स आए थे, उसके भी वजह थी 1996 में मैंने 10th किया था और उस साल इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था और क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। देखना, खेलना, ऑब्ज़र्व करना ये मुझे शुरू से पसंद है और अभी भी खेलता हूँ। जी। तो उस समय मुझे ध्यान आता है कि सारे मैचेस मैंने देखे थे, डे नाइट ओके। मैचेस देखे थे, रात में 12-1 बजे तक मैच देखता था, फिर अगले दिन पेपर देता था। तो जैसा हमेशा होता है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं करो, शिद्दत के साथ नहीं करो तो आपको फेलियर तो मिलेगी। तो ये भी एक लाइफ की लर्निंग है कि हर काम को अच्छे ढंग से करना चाहिए, अपना पूरा एफर्ट देना चाहिए। तो मैंने पूरा एफर्ट क्रिकेट में लगा दिया तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आए। रिजल्ट जब आया, पापा ने मुझे बताया, उस समय इंटरनेट और ये सब होता नहीं था, न्यूज़पेपर में रिजल्ट आते थे बोर्ड के। तो पापा ने मुझे बताया, मैंने पूछा पापा क्या हुआ? पापा ने कहा पास कर गए। मैंने कहा चलिए पास कर गए। पापा ने कहा नहीं, फिर से अटेम्प्ट दो क्योंकि तुम्हारे 3rd डिवीज़न तुम्हारा मार्क्स आए हैं। मैंने कहा अगली बार अगर फेल कर गया, इसकी कोई गारंटी तो नहीं पास कर जाऊँगा और 1 साल बर्बाद भी होगा। फिर उस समय मैंने पापा से एक लाइन कही जो पापा अभी भी कहते हैं कि पापा बस मौका दीजिए, मुझे लाइफ में और मौके मिलेंगे। 1 साल अपना ख़राब करने से अच्छा है मैं 12th में और ग्रेजुएशन में अच्छा करूँगा। तो वो जो समय मुझे याद आता है वो 10th वाला जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद जब जब मुझे फेलियर मिली है मैं वो हमेशा याद रखा हूँ कि मुझे लाइफ में एक मौका तो और अच्छा मिलेगा। तो उसको मैंने अपने जीवन का एक फ़लसफ़ा बनाया और जब भी कभी असफलता मिलेगी तो मैं उसको बाउंस बैक करूँगा उसमें। और बाउंस बैक सिर्फ आप इमोशनल होके या सेंटिमेंटल होके नहीं कर सकते, आपको जज करना पड़ता है, इवेल्युएशन करना पड़ता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। तो जैसे ही आप दुखी होते हो, सेटबैक आती है, सेटबैक के बाद जब आप बैठते हो अकेले तो कहीं ना कहीं एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो उससे आप बेहतर कर पाते हो। आपने बहुत गहरी बात बोली अवनीश जी। और जब अगर आप फेलियर के बाद, कोई भी व्यक्ति अगर फेलियर के बाद बैठता है और इवैल्यूएट करता है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि खुद को ईमानदारी से स्वीकार करना। क्योंकि कई लोग तो उस चीज़ को मानते ही नहीं हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो नहीं मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। वो दूसरों के ऊपर उसका दोष थोपने की कोशिश करते हैं कि अरे कुछ लोगों को अच्छे चांस मिले इसलिए उन लोगों ने ये सफलता पा ली। तो सबसे पहले तो इंसान खुद से ईमानदारी से बातचीत कर सके, अपने आप को समझे, फिर इवैल्यूएट करे। तो वो कैसे किया जा सकता है कि आपने बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका जवाब भी वैसे ही दूंगा। मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से हूँ, मैंने बहुत मतलब स्ट्रगल हम लोगों ने देखा है, पापा मम्मी का स्ट्रगल देखा है। और जिस परिवेश में हम रहे हैं वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी। आप बिहार से हैं? बिहार से हूँ और वैसे गांव से हूँ जहाँ पे उस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी, हमारे घर में बिजली नहीं थी। लालटेन की रोशनी में मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। तो वो चीज़ें तो मैंने कभी भी उसके लिए, जैसा आपने बताया कि फेलियर को हमेशा दूसरे पे डालना, तो बचपन में मेरे पास ये भी हो सकता था कि मैं पापा पे डालता कि मेरे घर में तो लाइट ही नहीं है, गर्मी हो रही है, मैं कैसे पढ़ूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा जो पापा के मम्मी के पास जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है वो मुझे पापा दे रहे हैं। तो मैंने उस समय से वो एक आया कि भाई अपना फेलियर का जो वो है वो दूसरे पे नहीं डालना है। तो वो जो मेरे लिए एक लर्निंग थी वहाँ से। उसके बाद भी जब भी कभी प्रोफेशनली भी अगर कुछ लगता है कि हम कहीं मेरे से कोई गलती हुई, तो मैं कभी भी अपने सीनियर्स को या जूनियर्स को कि ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया या सीनियर्स ने गाइड नहीं किया, मेरी आदत नहीं है। मैं हमेशा खुद मानता हूँ कि मेरे में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसलिए वो जो चीज़ों में सफलता है जो मिलनी चाहिए मुझे नहीं मिल पाई। बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। और आपने अक्सर जैसे यूपीएससी की आपने तैयारी की और आप यही सही बात जो आप बात कर रहे हैं, आपकी धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी लेयर बाय लेयर निकलती आ रही है कि आप कितने सच्चे इंसान हैं अंदर से भी, और जो बात आप फील करते हैं वही बात आप बोलते भी हैं। क्योंकि आपके कई सारे ऐसे ट्वीट हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर हैं, जो कि हमारे एस्पिरेंट्स अगर इस पूरे पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनको भी सीखने को मिलेगा। एक तो ऑफ कोर्स उनको मोटिवेशन तो मिलेगा ही कि कितनी भी फेलियर्स हों बट आप अपनी कंसिस्टेंसी रखें तो आप सफलता पा सकते हैं। सेकंड ये है कि आपने कई बार ये कहा है कि यूपीएससी का जो कोचिंग जो क्लासेस चलती हैं वो एस्पिरेंट्स के डर को कैश करती हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करके ही आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे एस्पिरेंट्स को? सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने हमेशा जो एस्पिरेंट्स हैं एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद, मैंने हमेशा गाइड करने की कोशिश की है। 17 साल मेरी सर्विस के हो गए, बट अभी भी मैं यूपीएससी के जब रिजल्ट्स आते हैं या स्टेट पीएससी के रिजल्ट्स आते हैं मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ। और एग्ज़ाम भी जब होते हैं तो मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ। तो मैंने देखा है धीरे धीरे यूपीएससी ने भी
अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को कह लीजिए या सिस्टम को कह लीजिए इवॉल्व किया है, चेंज किया है समय के साथ साथ। तो कभी कभी जब एस्पिरेंट्स को मैंने गाइड किया तो एस्पिरेंट्स नाराज़ भी होते हैं कि सर आप तो यूपीएससी का पक्ष ले रहे हैं और आपने हमारे बारे में कुछ नहीं बोला, हमने तैयारी की थी और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर कुछ और आ गए, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी आपके कारण अपने को नहीं चेंज कर रहा है, यूपीएससी एक सिस्टम है, यूपीएससी एक इवॉल्व कर रहा है, अपने को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको उस अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना है। जैसे आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं, खासकर जब से CSET आया है तब से। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि आप यूपीएससी अपने को नहीं बदलेगी आपके कारण। तो आप जो भी सिलेबस आ रहा है या कुछ भी इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं तो आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा उसमें, जिससे कि आप सक्सेस पा सकें। सिस्टम को कर्ज करने से, सिस्टम की जो कमियां हैं अपने अकॉर्डिंग उसको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अपने आप को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उससे उनको फ़ायदा भी होता है। जहाँ तक कोचिंग सेंटर की बात है, मैंने खुद भी कोचिंग ली थी क्योंकि मुझे लगा कि कोचिंग लेने से मुझे सक्सेस जल्दी मिलेगी, और वो कहीं ना कहीं बात सच भी हुई। लेकिन कोचिंग करना बहुत ही आवश्यक नहीं है। जो एस्पिरेंट्स में डर हो रहा है सिलेबस चेंज होने के कारण, एक्चुअली यूपीएससी का अगर आप देखेंगे पैटर्न पिछले 10 वर्षों का, तो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर में हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट लाती है। और इसलिए लाती है ताकि कोचिंग सेंटर के जो रटे रटाए जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, उससे एस्पिरेंट्स एक बुकिश वाला जो नॉलेज होता है वो ना मिले। इसलिए वो हर साल चेंज करती है। बट इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा कोचिंग सेंटर वाले भी उठाते हैं, वो डर क्रिएट करते हैं। तो कि हर साल चेंज हो रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, तो हमारी अगर कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। जबकि होता उसका उलट है। आप इस साल के भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो लगभग 60% क्वेश्चन जो है बेसिक्स हैं, जो NCERT और जो बाकी टेक्स्ट बुक है वहाँ से पाए। लेकिन बच्चों ने क्या किया, पूरे 1 साल कोचिंग सेंटर के जो नोट्स रहते हैं वहाँ से लिया। तो कहीं ना कहीं वैसे में असफलता मिलती है आपको। आपने एक बार ये भी कहा था कि अगर कोई भी जो IAS ऑफिसर या यूपीएससी को क्रैक करना चाहता है तो उसको 3 बात इंपॉर्टेंट, कुछ आपने कहीं किसी ट्वीट में कही थी कि ये 3 बातें तो उसके अंदर एस्पिरेंट में होनी चाहिए। वो कौन सी 3 बातें, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा, किसी दिन 18 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन फिर 2-3 दिन किसी और काम में लग गए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उसकी आपके अच्छे एक थॉरो स्टडी होनी चाहिए। सिर्फ रटना या मतलब बुकिश नॉलेज प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम के लेवल पे भी और अदरवाइज भी अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको ध्यान देनी चाहिए। जब भी आप सर्विस में, इतने समय आप सर्विस में रहे, तो एक बहुत इंसिडेंट्स पे काफ़ी उस वक्त आप बहुत चर्चा में आए थे जब आपने अपनी बड़ी बेटी वेदिका को सरकारी स्कूल में डाला था। तो वो क्या वजह थी, मतलब क्या थॉट प्रोसेस था एज अ फादर? क्योंकि आज अगर हम सोचें, कोई भी पेरेंट है वो चाहता है कि अच्छे बड़े से बड़े स्कूल में बच्चे को एजुकेशन मिले, और तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या थॉट था कि आपने सरकारी स्कूल में डाला, और क्या एक्सपीरियंस था आपका? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज़्यादा सोच के नहीं किया था। अच्छा। बलरामपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी, शासन ने मुझे मौका दिया था ट्राइबल एरिया में काम करने का, तो मैं एजुकेशन और हेल्थ को लेके काम करना चाहता था वहाँ पे। तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि बच्चे को पहले स्कूल भेज के देखते हैं कि, लेकिन अब डिसीजन तो बच्चे का है कि आप भेज तो रहे हैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में, बट हो सकता है 1-2 दिन में उसे ठीक नहीं लगे परिवेश। लेकिन वेदिका ने वहाँ इतना बढ़िया एडजस्ट किया कि हमने फिर उसका 2-3 दिन पहले ट्रायल क्लास कराया था, उसके बाद एडमिशन कराया वहाँ पे उसका। और उसको लेके जो फीडबैक आया और लोगों में जो एक स्कूल के टीचर्स में, बच्चों में जो पीयर ग्रुप था, उसमें एक इतना बढ़िया एक माहौल पूरे ज़िले में क्रिएट हुआ कि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाने शुरू कर दिए। प्राइवेट स्कूल से मतलब एडमिशन हटा के वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन किया। ओवरऑल जो हम कहें तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं उसके प्रति और ज़्यादा पेरेंट्स में भी काफ़ी जागरूकता है। और वेदिका ने इतना बढ़िया वहाँ पे मतलब बच्चों के साथ स्कूल के बच्चे एडजस्ट किया, तो ये हम लोगों के मतलब उम्मीद से ज़्यादा उसने वहाँ पे। कौन सी क्लास में थी वो उस वक्त? वेदिका उस समय नर्सरी में थी। नर्सरी में थी, बहुत ही छोटे बच्चे। बट आप मानते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप जिस सर्विस में हैं वहाँ आपको मौके मिलते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर डिपार्टमेंट में काम करने का। जी। जब आपकी बेटी जब सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी तब आपको सरकारी स्कूल के जो हालात हैं उसकी असलियत का पता चला कि किस तरीके से मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है, या किस तरीके से बैकवर्ड वहाँ पर चीज़ें हैं, चाहे हम सरकारी तंत्र की बात करें या जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है? मैं बस एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सिस्टम जी
क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। कॉलेज भी जो मेरा था ब्लॉक लेवल का कॉलेज था, मैंने कोई बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है। तो गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में तो पता मुझे पहले से था, बट सर्विस में आने के बाद कहीं ना कहीं मन में था कि इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। और एज ए ब्यूरोक्रेट हम लोगों के पास मौका है, गवर्नमेंट मौका देती है सुधारने का। तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है हमेशा बेहतर होता है प्राइवेट सिस्टम से, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में गवर्नमेंट सेटअप में एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके अंतर्गत हम काम करते हैं। तो जब बलरामपुर में मेरी पोस्टिंग हुई तो मेरा पूरा फोकस था यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ में मुझे काम करना है। तो मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे स्कूल्स इंप्रूव किए वहाँ पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो स्कूलिंग के मामले में हो, चाहे टीचर्स की पोस्टिंग के मामले में हो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम लोगों ने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर हम लोगों ने इम्प्रूव किए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है और हम सभी कर सकते हैं। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं वो एक स्कूल की बात हो गई, आप वहाँ पोस्टेड रहे, मे बी आप शायद 1 साल 2 साल 3 साल रहे होंगे। जहाँ तक मेरा एक अनुभव है कि एक बार शायद हम लोग कहीं फ्रेंड्स के साथ बैठे थे और वो प्राइमरी स्कूल की टीचर ही हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उनका कहना था कि स्टूडेंट्स आते ही नहीं हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर, और 9th या 10th क्लास का एक बच्चा है जो कि हिंदी में अपना नाम भी नहीं लिख सकता। क्या इस तरह के भी इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं या होते हैं एक्चुअली? जब भी कभी टीचर से हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, मीटिंग्स होती है, मैं एक लाइन से शुरुआत करता हूँ कि एक कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ी अच्छी लाइन थी कि किसी सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ड्रॉप करके फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए वो गए। तो जब तक टीचर जो वहाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीचर से ही तो स्कूल का एक माहौल ठीक होगा। टीचर अगर ऐसा सोचेगा कि 9th के बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी स्कूल की जिसकी पढ़ाई हुई है, आंगनवाड़ी में पढ़ाई, वहाँ भी तो टीचर नहीं पढ़ाया है। तो अगर वो शिक्षक ये मान के चले कि अपने बच्चों की तरह जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, या उस परिवेश में, क्योंकि सुविधा तो शासन ने सारी दिलाई है। आप देखेंगे बहुत सारे, अब तो 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर पे स्कूल हो गए, जब हमारे समय में 10 किलोमीटर पे स्कूल हुआ करते थे। तो सुविधाएं सारी हैं, बट जब तक वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो उस परिवेश को नहीं ठीक करेंगे। और सिर्फ ये कहना कि 9th के बच्चे ये नहीं जानते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो पढ़ता हुआ आया है प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, तब जाके हाई स्कूल में आया है। तो हम ओवरऑल हम लोगों को एक खुद से इसको ठीक करने की आवश्यकता है। अगर हम बैक टू यूपीएससी पे आते हैं तो आपको नहीं लगता कि आजकल बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई सिलेक्ट भी होते हैं, कई नहीं भी होते हैं, और कई लोग तो 8-8 10-10 साल तक यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या इंडिया में सिर्फ एक सर्विस का इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा हम कहें, या इतना ज़्यादा उसका वेटेज है कि लोग अपनी लाइफ के 8-10 साल उसमें लगाते हैं और कई बार अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं? इसके बजाय अगर हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं या और दूसरे सेक्टर्स हैं, वहाँ पर लोग नहीं जा पाते, आपको ऐसा लगता है इसका एक ये डार्क साइड भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं हमेशा अपने स्पीचेस में बोलता भी हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ही बोलता हूँ, यूपीएससी को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है। यूपीएससी इज जस्ट अ सर्विस, बाकी सर्विसेज में एक सर्विस है। ठीक है, यहाँ पे आपको मौके ज़्यादा मिलते हैं, जैसे सोसाइटी के आप बड़े संपर्क में आते हैं, आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बट अदरवाइज आप देखेंगे दूसरे प्रोफेशन में भी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वो भी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस हों, वो भी कर रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी जो अभी स्टार्टअप और बाकी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ भी मौका मिल रहा है करने को। बट शुरू से इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है कि बच्चा अगर यूपीएससी अगर पास नहीं किया तो फिर मतलब वो किसी काम का नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूपीएससी के लिए भी जो एज लिमिट है उसको और कम करने की आवश्यकता है, जो टोटल जो चांसेस मिलते हैं उसमें भी कम करने की आवश्यकता है। और जैसे यूपीएससी जो बच्चा दे रहा होता है उस वक्त उसकी मेंटल, मतलब ये भी देखा गया है कि एक एडिक्शन जैसा भी हो जाता है कई बार, कि आपने एक अटेम्प्ट दिया, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं कि आप 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, तो मतलब वो उसको ज़िद जैसा, भले आप पढ़ नहीं रहे हैं, एडिक्शन है, आप उसको कंटिन्यूटी में देते चले जाते हैं। बट आपको लगता है कि एक स्टेज पर आकर के एक एस्पिरेंट को एनालाइज करना चाहिए कि क्या वजह है? कई बार होता है कि ये नहीं हम कह सकते कि आप उस सर्विस के लायक नहीं हो, लेकिन आपका वो थॉट प्रोसेस, आपका अलाइनमेंट नहीं है उस तरफ। तो ये असेसमेंट एक स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए कि अब बस यहाँ रुक जाना चाहिए मुझे? जैसा आपने बताया वो तो एक नशा है। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने 10 से अधिक पीएससी में मुझे विफलता लगी हाथ,
CDS CPF सब में मैं फेल करता चला गया। फिर भी एडिक्शन था कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है और UPSC तो क्वालिफाई करना है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक ये था कि अगर जैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में मेंस लिखने के बाद ही घर पे बता दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, और मैंने ये भी बोल दिया था कि अगर इस बार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं फिर आगे तैयारी नहीं करूँगा। तो ये सभी एस्पिरेंट्स को करना चाहिए कि आपको एक ना एक मतलब अपने लिए तय करना पड़ेगा कि मैं कितनी एक लिमिट आपको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, UPSC आपको 4-6 अटेम्प्ट दे रही है, बट अपने लिए भी आपको तय करना पड़ेगा। अदरवाइज आफ्टर 30 आफ्टर 32 आप लगभग आप मतलब किसी काम के रहते नहीं हो। दूसरा फ्रस्ट्रेशन अलग होता है, आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपको लगेगा कि जो मैं डिज़र्व करता था वो मुझे मिला नहीं। तो अगर आप उसको पहले से एनालाइज कर लो, अपने को इवेलुएट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस योग्य नहीं हो, बट फिर भी आपको एक समय के बाद अपने को थोड़ा सा एनालाइज करके ही आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज ड्रॉप कर देना चाहिए। ये भी देखा जाता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने UPSC की तैयारी की है और आप अगर सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं तो आप एज अ पर्सन, एज अ नॉलेज आप बहुत इवॉल्व होते हैं, आप ग्रो करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी लोगों में बहुत कम देखी जाती है, जो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो वो बाद में उस चीज़ को वो मेंटली थोड़ा सा लो ही फील करते हैं कि हम सिलेक्ट नहीं हुए, रादर देन ये सोचें कि आज बाकी लोगों से हम थोड़ा सा ज़्यादा, हमने 4 साल या 5 साल नॉलेज हमने गैदर किया है। तो वो मेंटल स्टेट है क्या होना चाहिए एस्पिरेंट का, अगर वो सिलेक्ट नहीं भी हो रहा है तो भी वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करे। ये हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कंपैरिजन है, और कंपैरिजन हम दूसरे से करते हैं। हमें अपने आप से करना चाहिए कि 10 साल पहले आप कहाँ पे थे, 2 साल पहले कहाँ थे। अगर UPSC एस्पिरेंट दूसरे से कंपेयर करेंगे कि हाँ ये हमारे साथ तैयारी कर रहे थे और आज देखो यहाँ पहुँच गए, मैं वहीं हूँ, तो ये फ्रस्ट्रेशन लाइफ लॉन्ग रहेगा। बट अगर आप अपने से कंपेयर करते हो कि ठीक है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट 2 साल पहले मेरा नॉलेज का लेवल क्या था, और आज मैं UPSC की तैयारी के बहाने ही इतना नॉलेज गेन कर लिया, एक पर्सनालिटी आपकी इवॉल्व होती है उसमें। आप इस ऐसे परिवेश में रहते हो, चाहे कोचिंग सेंटर के बहाने हो, चाहे आप स्टडी करते हो दोस्तों के साथ, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी अपने आप चेंज होती है। तो जो बाकी लोग हैं उनसे आप अपने आप अलग हो जाते हो। तो लाइफ में फेलियर तो आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, एक एग्ज़ाम के माध्यम से आप सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन लाइफ में आपको आगे फेलियर नहीं मिलेगी, उसको अगर आप पॉजिटिव तरीके से लेते हो। आप अपने केस में अगर देखें, जैसे आपने कहा कि पर्सनालिटी चेंज होती है, और आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया कि आप गांव से आए, फिर आपने UPSC की तैयारी की, आपने UPSC भी दी, तो आपके अंदर एज अ पर्सन क्या चेंजेस आए जब आप इस पूरी प्रोसेस से गुजरे थे? मैं तो अपने को डेली अपने में चेंजेस देखता हूँ, चाहे इंटरनल चेंज हो चाहे एक्सटर्नल चेंज हो। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हाँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, अगर देखें तो मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। जैसे जैसे अगर बिल्कुल पर्सनल बात करें तो मैं कभी ना नहीं बोल पाता था किसी को। अच्छा, अगर कोई भी समस्या थोड़ा शाय थे, ऐसा कह सकते हैं? जी, शाय थे, शर्मीले थे, ऐसा? हाँ थोड़ा सा, मतलब अगर कोई किसी ने कुछ बोला है तो नहीं, मुझे करना ही है, चाहे जैसे भी करूं, चाहे उसके लिए मैं अपना नुकसान कर रहा हूं या अपनी हेल्थ प्रभावित हो रही है मेरी। बट धीरे धीरे लगता है कि नहीं, दुनिया में हर चीज़ डूएबल नहीं है। कहीं ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकली सोचनी पड़ेगी, थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा। पहले मैं बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता था, तो अब धीरे धीरे मैंने सीखा किसी को ना भी बोलना है तो किस तरीके से बोला जाए, जिससे कि कम से कम आपका जो मेंटल टेंशन है, आप एक उसमें जी रहे हो, वो थोड़ा सा ना हो। और ये कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ का भी, एक हेल्थ की वजह रही है डाउन होने की भी। तो ये धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अपने को इवॉल्व कर रहा हूँ। अब आपकी एक अनदर जर्नी पर आते हैं। जैसे आप ही ने बात हेल्थ की बात को आपने शुरू किया है, तो हम वहीं आते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आप बिल्कुल सोशल मीडिया पर आपने जो कमेंडेबल काम किया है, मैं इस जर्नी को इतना आसान नहीं मानती। हालांकि आप फिर वही बोलेंगे कि आपके लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। बट ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस हिसाब के, जिस तरह के इंसान हैं, जितनी आपसे अभी बात कर रहे हैं, आपका वैसा कोई टारगेट तो रहा नहीं होगा कि मैं बहुत ही कोई बॉडी बिल्डर बन जाऊं या इस तरह की मैं बॉडी बनाऊं। यकीनन कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी जब आपने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया और इतना आप जो आपने अचीव किया है आज। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? और आपने अभी जिक्र भी किया कि आपकी हेल्थ डाउन होने का कारण था, तो ये जर्नी क्या थी आपकी? 2020 में कोविड का समय था, और कोविड के लॉकडाउन के बाद कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर में बैठ के और वो टाइम किल करके तो मतलब सर्वाइवल मेरे लिए मुश्किल था।
तो मैंने फिर सबसे बेहतर काम क्या हो सकता है, जो कि लॉकडाउन था, बाहर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती नहीं थी, मैंने कहा थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। उस समय मेरा हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो गया था। मैंने वेट लगभग 74-75 kg मेरा वेट था, और फील्ड में मेरी पोस्टिंग थी कवर्धा में। कवर्धा से मैं जस्ट रायपुर ही आया था। तो वहाँ भी जब फील्ड में हम लोग विजिट करते थे तो कोविड के संपर्क में आके मुझे भी थोड़ा कोविड हो गया था आपको भी। तो कोविड से रिकवर होने के बाद फिर मैंने अपनी फिटनेस जर्नी, मतलब सोच के नहीं कि मैं मतलब इस लेवल पे जाऊंगा, चलो थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो उसके पहले मैं जिम का बहुत बड़ा क्रिटिक था। जो भी जिम जाते थे, मैंने कहा क्या जिम जाते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, इतना टाइम कुछ और चीज़ में लगा दो। तो उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब मेरी जर्नी शुरू हुई 2020 में, हालांकि काफ़ी सारे इसमें सेटबैक्स आए, हर महीने कुछ ना कुछ इंजरी होती थी, क्योंकि बचपन से आदत थी नहीं। जो कॉलेज स्कूल में मैंने कभी आज तक जिम नहीं किया, तो इंजरीज होती थी, कभी शोल्डर इंजरी, कभी लेग में। तो इस तरह से करते करते 2 साल हार नहीं मानी। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर दुनिया में अगर ये काम हुआ है तो मैं भी कर सकता हूँ। जो डुएबल नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरी अगर कहें फिटनेस जर्नी शुरू हुई। फिर मैं बिलासपुर गया, वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हुआ बीच में। मैंने इंजरीज़ के बाद मैंने बैडमिंटन शुरू किया, बीच में कुछ और शुरू किया, योगा करने की कोशिश भी किया। अल्टीमेटली फिर मुझे 2024 में मेजर मतलब इंजरी हुई, सर्जरी हुई मेरी। सर्जरी के बाद मैं 1 साल क्या सर्जरी हुई आपकी? मेरी नहीं, मेरी एब्डोमेन की सर्जरी हुई, थोड़ी सी माइनर सर्जरी थी। बट उसके कारण मैं मतलब 1 साल तक बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाया। 2-3 महीने तो चलने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। बट इस साल भर मैं जिम से दूर रहा। फिर जब 2025 जून में मैंने अपना कंप्लीट ब्लड चेकअप कराया, कंप्लीट बॉडी टेस्ट कराया, तो देखा उसमें जो हेल्थ पैरामीटर है मेरे बहुत ज़्यादा, जो मार्कर्स होते हैं उस पर कहीं ना कहीं अनफिट कैटेगरी में। यस, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा 300 के आसपास चला गया था, 260-70 चला गया था। और बाकी जो लीवर फंक्शन टेस्ट कराया, KFT कराया, उसमें भी कहीं ना कहीं सारे पैरामीटर मेरे वो थे। तो फिर हमने घर में डिस्कस किया, मेरी वाइफ ने फिर मुझे सपोर्ट किया वहाँ पे कि नहीं, हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने पूरी जो लाइफ है और ये जो प्रोफेशनल करियर के रूप में आपने ज़्यादा टाइम दिया, बट थोड़ा सा हेल्थ में टाइम दे। फिर मेरे पास एक एक्सक्यूज़ आया कि समय नहीं है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जब आप 24 आवर्स की अपनी रूटीन निकालोगे तो 2-3 घंटे तो ऐसे होते हैं जहाँ आप टाइम ख़राब करते हो अपना, आपको पता नहीं चलता। बट कितना भी बिजी से बिजी आदमी अगर देखे अपना रूटीन ठीक करे तो 1.5-2 घंटे तो वो निकाल ही सकता है। उसके बाद से फिर मैंने अपनी सीरियसली कह लें कि रिगरस मैंने ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, इस पर थोड़ा फोकस किया। और फिर जो जैसा अभी चर्चा में वो ज़्यादा हो गया है। और मैंने वैसे ही न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता है, तो 1 जनवरी को मैंने अपनी वाइफ से बोला कि वेदिका का बर्थडे 27 को, और मैं तो सबसे फिट होऊंगा उस दिन। तो ये इसको लगा ठीक है आप कर रहे हैं, करिए, लेकिन पता नहीं आप उतना मतलब सरवाइव करेंगे, 6 महीने तक सस्टेन करेंगे कि नहीं। फिर हो सकता है डिमोटिवेट हो जाए या कुछ भी आपका रूटीन चेंज हो जाए। बट वो मैंने कंटिन्यूअसली उसमें किया, और 27 जून को फिर जो मेरा रिजोल्यूशन था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पूरा, वो मैंने किया। तो इसमें बहुत सारा रोल कह सकते हैं डॉटर का भी है, उसने मुझे इनकरेज किया। बहुत खुद भी बहुत डिसिप्लिन्ड है, हॉर्स राइडिंग करती है, सुबह 5 बजे उठती है, वहाँ से आने के बाद स्कूल जाती है, कभी उसने मिस नहीं किया, न स्कूल मिस किया, न राइडिंग मिस की। तो मुझे लगा जब मेरी डॉटर मुझे इंस्पायर कर सकती है, तो फिर वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो सीरियसली मतलब मैंने उसको आगे बढ़ाया। तो आपने कोई डाइट प्लानर लिया था या आपने खुद ही डाइट प्लान किया, या क्या डाइट चार्ट था आपका, अगर डाइट चार्ट हम जानना चाहें, और आपका क्या रूटीन था? बिकॉज आप इतने बिजी, आपका जॉब डिमांडिंग जॉब है, नॉट फिजिकली, मेंटली भी आपको इतना ऑक्यूपाइड रहना पड़ता है। और अगर हम फिटनेस की बात करें तो वहाँ डाइट, एक्सरसाइज और रिकवरी तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैसे मैनेज किया, क्या आपका रूटीन रहता था? सबसे पहले तो मैंने अपनी जो दिनचर्या है मेरी 24 आवर्स की, उसको एनालाइज किया। तो मुझे लगा कि सच में ऐसे 2-3 घंटे हैं जहाँ पे मैं टाइम अपना ख़राब करता हूँ, जिसको मैं कट कर सकता हूँ, अपना रूटीन को ठीक कर सकता हूँ। तो जैसे पहले मैं लेट सोने जाता था, उसको पहले मैंने शेड्यूल ठीक किया। मैंने सोने का जो टाइमिंग है उसको, चूँकि 7-7.5 घंटे की नींद चाहिए होती है उसमें, तो मैंने थोड़ा पहले सोने के बाद 5-5:30 तक मैंने
आदत शुरू की उठने की, और सुबह और कितने बजे सोते थे रात में आप? 10:30 तक मैं सो 10:30 जाता तक था। सो जाते जी, कोशिश करता था 10:30 तक सो जाऊं। शुरू में दिक्कत होती थी, बट बाद में एडजस्ट कर गया। और सुबह 5 साढ़े 5 में जगने के बाद 1-1.5 घंटे जिम में बिताना, क्योंकि ऑफिस पहुंचना टाइम पे रहता है। तो वो जो 1.5 घंटा है, जो मैं पहले 7 बजे उठता था सो के, फिर मैं जब 5 बजे उठना शुरू किया, तो वो 1.5 घंटा मुझे अपने लिए मिल गया। डाइट में सबसे बड़ा रोल मेरी वाइफ का है। उसने मुझे पूरा एकदम मतलब 6 महीने तक तो उसने जो खिलाया है, मैं क्या बताऊँ। मैं सेम डाइट, और उसी बीच मतलब अगर सबसे बड़ा कोई इंस्पिरेशन है मेरे लिए, हालांकि मैंने देखा ही है, बात नहीं की है उनसे, बट वो है विराट कोहली। विराट कोहली को मैं अपना फिटनेस जर्नी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानता हूँ। तो उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं सेम मेन्यू पूरे साल खा सकता हूँ, मुझे कोई उससे, और टेस्ट क्या होता है, होता क्या है टेस्ट। तो मैंने उनका फंडा अपनाया कि सच में टेस्ट क्या होता है। आप खाने के बाद 2 मिनट के बाद पता नहीं चलता आपने खाया क्या था। तो मैंने फिर सेम मेन्यू, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 6 महीने से सेम ब्रेकफास्ट, सेम लंच, सेम डिनर। उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपको डेली का अपना डाइट बनाना नहीं पड़ता है, फिक्स है आपका, कैलोरी फिक्स हो गया, कार्ब्स आपके फिक्स हो गए, प्रोटीन फिक्स हो गया। दूसरा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, आपने फिक्स कर दिया, किचन में आपके सबको पता है कि यही खाना है तो यही खाना है। आपको फिर डेली का जो कैलकुलेशन होता है वो नहीं करना पड़ता है। और चीट मील वाला जो कॉन्सेप्ट, मैंने 6 महीने से कोई चीट मील नहीं लिया है, मतलब मेरे डिक्शनरी में चीट मील है ही नहीं। पहले होता था बट अब नहीं है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में डॉटर, वाइफ, मेरे पापा मम्मी साथ में डेली टोका करते थे, क्या खाते हो, एक ही खाना खा रहे हो, बोर नहीं होते हो, दुबले हो गए हो, ये सब भी सुनना पड़ता है घर में। बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा थिक स्किन होना पड़ता है कि हाँ, साथ वाले टोक भी रहे हैं, अचानक से वेट लॉस कर दिए, आपको हो सकता है 1 महीने बाद कोई पहचाने नहीं, अगर देखेगा अचानक से तो उसको शौक लगेगा, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों में, और अगर आप मील ठीक करते हैं, जैसा आपने बताया डाइट का सबसे बड़ा रोल है। पहले जैसा मैंने बताया आपको, मुझे इंजरी होती थी, महीने में 2-3 मेजर इंजरी हो जाती थी, जिससे मैं 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते तक मतलब मेरा रिकवर होने लगता था, मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। लास्ट 6 मंथ से 1 दिन भी मैंने गैप नहीं किया जिम, 1 दिन भी मतलब इंजरी नहीं हुई, माइनर इंजरी भी नहीं हुई मुझे। तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो डाइट का है। और मैंने कोई डाइटिशियन इनिशियली रखा था 2020-21 में, क्योंकि उस समय डाइट का बहुत आइडिया नहीं था। बट लास्ट 6 मंथ्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी के थ्रू पूरा अपना डाइट चार्ट खुद प्रिपेयर किया। तो कैसा फील होता है जब एक आप लक्ष्य रखते हैं? जैसे आपके लिए एक बात ये कही जा सकती है कि अवनीश शरण लक्ष्य तय नहीं करते, उनके लक्ष्य भी बदलते रहते हैं और वो अपने आप को भी बदलते रहते हैं, ये कहना बहुत लाजमी होगा। तो कैसा लगता है जब आप हर लक्ष्य को अचीव करते हैं? मुझे लगता है आपने रिसर्च मेरे पे ज़्यादा कर लिया है। मैं ये कहूँगा कि जितना मैं अपने को नहीं जानता उतना आप मेरे को जानती हैं। बिल्कुल सही है मेरे लिए, क्योंकि 27 को ही जब मैं वाइफ के साथ वॉक कर रहे थे तो मैंने पूछा व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ। अब मैं करूँ क्या? तो मैंने 1-2 लक्ष्य रखा है अपने लिए, अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लक्ष्य बताने से अच्छा है कि रिजल्ट बताया जाए। बिल्कुल ठीक बात तो है। वो रिजल्ट मैं बताऊंगा बाद में, बट मैंने कुछ लक्ष्य सेट कर दिया। मैं अपने हमेशा जो कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्ट करना है, मैं शिफ्ट करता रहता हूँ कि अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है। क्या बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए कि ये माइंडसेट हर किसी के अंदर आ पाए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, और डिसिप्लिन पाने के लिए कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, ये 3 चीज़ है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। ये मुझे लगता है एस्पिरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, जो फिटनेस जर्नी में उनके लिए भी ज़रूरी है, और बाकी जो प्रोफेशनल करियर में है, किसी भी प्रोफेशन में, उनके लिए भी ज़रूरी है। एक फुटबॉलर है, काफ़ी फेमस फुटबॉलर है, उनका मैंने कहीं वो कुछ कह रहे थे, जो मैंने सुना उनको, तो उन्होंने एक सेम चीज़ बोली कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं। और तो किसी ने उनसे पूछा कि हर दिन 5 बजे उठना कभी नहीं लगता कि आज लेट हो गए या आज थोड़ा और सोने का मन हो रहा है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब अलार्म बजता है तो मैं अपने ब्रेन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। मेरे ब्रेन को सिर्फ एक कमांड होता है कि अलार्म बजा है और उठना है, मुझे सोचना नहीं है कुछ भी। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, और इसी को आई थिंक डिसिप्लिन कहते हैं। तो आपकी जर्नी में ऑल्दो आप बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत डिसिप्लिन्ड थे, फोकस्ड थे, बट कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि जब आपको लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, एक आध दिन या एक आध क्षण के लिए भी अगर बात कहें, ऐसे कोई मोमेंट्स आए?
अभी पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं इलेक्शन ड्यूटी में मेरी लगी थी वहाँ दुर्गापुर में लगी थी। एज इलेक्शन ऑब्जर्वर में गया था वेस्ट बंगाल में। वहाँ भी कलकत्ता से जब फ्लाइट से लैंड करने के बाद मैं दुर्गापुर जा रहा था तो सबसे पहले मैंने सर्च किया कि यहाँ बेस्ट जिम कहाँ है। तो मुझे उस बीच भी एक बार इंजरी हुई थी। और इंजरी होने के बाद मैं वाइफ को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं चेस्ट पेन हो रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। कार्डियोलॉजिस्ट जाने के बाद मुझे ये नहीं हुआ कि मतलब मेरे हेल्थ का क्या होगा, मुझे लगा कल का मेरा जिम छूट जाएगा। तो वो जो चीज़ था ना वो एक मेरे लिए था सेटबैक कि नहीं बहुत ओवर ट्रेन करने से भी कभी न कहीं दिक्कत होती है और वो मेजर सेटबैक हो सकता था मेरे लिए। बट वो एक माइनर मतलब ज़्यादा उस दिन एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा एग्जर्शन हो गया था, वो रीज़न था। तो एक सेटबैक लगना और उसके बाद फिर अपने को रिवाइव करना, उस दिन भी जो थॉट प्रोसेस मेरा था यही था कि कल का मेरा वर्कआउट छूट जाएगा। तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाती हैं। आपने इतनी पूरी कॉन्वर्सेशन हुआ और मैं जब से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है तब से मैं एक बात जानना चाह रही हूँ, लेकिन आपने वो बात अभी तक मुझे नहीं बताई है कि ये माइंडसेट आता कैसे है, ये क्वालिटी आती कैसे है कि आप चाहे कुछ भी हो लेकिन आप हार ना माने। मतलब ये मैं लाइटर टोन पर बोल रही हूँ, आप उसको इतना सीरियसली मत लीजिए, बिकॉज़ ये माइंडसेट जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के जो युवा जो आपको इतना फॉलो करते हैं और आपको लुकअप करते हैं, उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि क्या उनके अंदर भी ये क्वालिटी आ जाए कि अगर अवनीश शरण कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर वर्ल्ड में कोई एक व्यक्ति ने भी कुछ किया है तो वो मैं भी कर सकता हूँ। ये अप्रोच रखना चाहिए, ये अप्रोच रखना चाहिए। मतलब हार नहीं मानना है। हार क्यों मानना है? लाइफ में हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर यूपीएससी की जर्नी में कोई सक्सेसफुल नहीं होता है तो कुछ और कर लो। लाइफ एक बार मिलती है, इसी लाइफ में आपको सब कुछ करना है। मतलब ये नहीं कि अगले जन्म में मैं ये करूँगा, अगले जन्म में वो करूँगा, अगला जन्म किसी ने देखा नहीं है। तो जो करना है इसी लाइफ में करना है। जो सोच रहे हो आप कर लो, आप उसके लिए रिग्रेट मत करो बाद में, काश मैं ऐसा कर लिया होता, काश मैं वो कर लिया होता। तो मुझे वही है कि जो लगता है कि दिल से कि नहीं दिल में आ गया कि करना है तो मैं उसके लिए मतलब पागलपन की हद तक मैं उसके पीछे भागता हूँ। अगर जो आपने ये वर्ड कहा, सेंटेंस कहा कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, जो एक आम आदमी की ये एक सोच हो सकती है। अगर आज आपके सामने एक 16 साल या 18 साल के अवनीश शरण को बिठाया जाए तो आप क्या उसको बोलेंगे? और कोई ऐसा रिग्रेट आपको है कि अगर मैंने 16 साल की उम्र में आज जैसा मेरा मेंटल स्ट्रक्चर है वो होता तो मैं वो कर पाता? ऐसा कोई रिग्रेट आपकी लाइफ में बिल्कुल है। जब मैं वैभव सूर्यवंशी को देखता हूँ क्रिकेट खेलते हुए, मतलब काश मैं भी खेल लिया होता बढ़िया, तो मैं भी वैभव सूर्यवंशी बन गया होता। तो मैं उसको एडमायर करता हूँ, सारे मैचेस फॉलो करता हूँ। तो वो है कि अगर 16 साल का अवनीश मेरे को मिल गया तो मैं बोलूँगा कि बेटा अच्छे से खेल लो क्रिकेट। 10th के मार्क्स और क्रिकेट, इसके बीच बैलेंस बनाने के चक्कर में ना 10th में मार्क्स आएंगे ना क्रिकेट खेल पाओगे। ओके, तो उस वक्त अगर आप आज होते तो हम देखते कि अवनीश शरण क्रिकेटर को देखते हैं रादर देन अभी भी क्रिकेट मेरे दिल के बहुत करीब है। कहीं भी क्रिकेट खेलते देखता हूँ तो मैं जाके कम से कम 2-4 बॉल तो खेल ही लेता हूँ। आप अभी चूंकि सीईओ हैं रायपुर अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, इस वक्त आपकी जो पोस्टिंग है, अगर आप इमेजिन कीजिए कि रायपुर जो है वो एक इंसान होता शहर की जगह, तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती? अगर रायपुर एक इंसान होता ओके, सबसे बड़ा मतलब उसके मन में फोमो होता कि भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ और 20 मिनट के बाद पहुँचता। ऑन ए सीरियस नोट, रायपुर की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ट्रैफिक है, जिसको हम सभी लोगों को मिलजुल के सुधारने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि 10 साल के बाद रायपुर कैसा होगा? मुझे लगता है कि 10 साल के बाद रायपुर को लोग सिर्फ स्टील एंड राइस बाउल के रूप में नहीं जानेंगे, बल्कि एस्पिरेशन, अर्बन प्लानिंग एंड ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे। ग्रेट। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही, या ये मैं कहूँ कि आपकी सबसे महंगी सीख? जो होता है ना कि इंसान कोई इतनी बड़ी गलती करता है और उसके बाद जब उसको सीख मिलती है तो वो उसके लिए सबसे महंगी सीख हो जाती है। आपकी अब तक की जर्नी में आपको कोई ऐसी गलती ध्यान आती है कि आपसे वो कोई गलती हुई हो और उसके बाद आपने उसको बहुत रिग्रेट किया हो? जर्नी से ज़्यादा मैं अपने पर्सनालिटी का जो मेरा पार्ट है उसको बताना चाहूँगा। सबको खुश रखने के जो
मेरे शुरू से रहा है, खुश सब लोग खुश रहें, उस चक्कर में मैंने अपना बहुत नुकसान किया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, और कहीं ना कहीं उससे मेरा हेल्थ भी प्रभावित हुआ। तो सबको खुश करने के चक्कर में मैंने अपने को बहुत ज़्यादा दुखी किया है। वाह, ये तो बिल्कुल सबको जानने वाली बात है, बिकॉज अमूमन हम लोग चाहे ना चाहे ये चीज़ कर रहे होते हैं जी जी। और उसका जो नेगेटिव रिजल्ट हमारे पर्सनालिटी पर, आता हमारी है, हेल्थ पर आपके आता ही फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे, सब पे आता है, जो आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो। ऐसी कौन सी एक एडवाइस है जो आप हर युवा को देना चाहेंगे कि उस एडवाइस पर हर युवा को ज़रूर सोचना चाहिए और वो उसके लिए हमेशा यूज़फुल रहेगी? सभी युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि कंपैरिजन जो है वो सबसे ज़्यादा दुखी करती है। कंपैरिजन मत करो, अपने आप को इवॉल्व करो, डेली का प्रोग्रेस देखो कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हो, और कल आपको कहाँ पहुँचने वाले हो। पहुंचना है। किसी और से आपकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है, सामने वाले की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है, उनके लाइफ का स्ट्रगल कुछ और है, आपके लाइफ का स्ट्रगल कुछ और है। तो कभी दूसरे से कंपेयर मत करो, वो हमेशा कहीं ना कहीं दुखी करेगा आपको। आप खुद को इवॉल्व करो डेली। आपने कहा था कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक ही था आपका जी 6 महीने तक। जी। क्या खाते थे आप? ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, लंच में और डिनर में क्या खाते थे? मैंने अपने टोटल एक तो कैलोरी के अकॉर्डिंग ब्रेकअप किया था, और टोटल कैलोरी, क्योंकि मैं डेफिसिट पे चल रहा था, मेंटेनेंस कैलोरी से काफ़ी कम खाता था। और आमतौर पे मैंने देखा है कि लोग जितनी ज़रूरत है उससे अधिक खाते हैं। उनको भूख, जब तक भूख लग रही है, जबकि भूख आपको ज़्यादा लगती है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो यहीं पे हम मात खाते हैं। तो मैंने अपने टोटल कैलोरी, पहले मेंटेनेंस कैलोरी कुछ देखा, उसमें टोटल डेफिसिट कितना है मेरा, उस हिसाब से मैंने अपना कैलोरी सेट किया पहले। उस कैलोरी के अकॉर्डिंग मुझे प्रोटीन कितना चाहिए, कार्ब्स कितना चाहिए, एंड फैट कितना चाहिए। तो अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो मैं ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओट्स खाता था। ओट्स के साथ स्लिम ट्रिम मिल्क होता है, उसके साथ उसको लेता था। चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, मतलब बिल्कुल बोरिंग नाश्ता जो होता है वो सुबह का मेरे होता था। और कितने ग्राम्स आप ओट्स लेते थे? 40 से 50 40 ग्राम से ओट्स 50 और 200-250 ml मिल्क के साथ। वो पिछले 6 महीने से खा रहा हूँ और अभी भी खा रहा हूँ। ओके। एंड लंच में फिर? लंच में मैं ओवरऑल नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट 2 दिन मैं वेजिटेरियन हूँ, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो जो नॉन वेज वाला दिन है उस दिन चिकन और बॉयल्ड चिकन या ग्रिल चिकन, साथ में राइस या रोटी, 1-2 रोटी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रोटी में और चावल में काफ़ी कार्ब्स होते हैं, तो उसी हिसाब से लेता था। वो भी क्वांटिटी होती है? क्वांटिटी कुक्ड राइस 50 to 100 ग्राम्स, रोटी भी 1 रोटी बस, और सैलड काफ़ी लेता था साथ में, और कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा दाल ले लिया। अदरवाइज फ्रूट्स, पपाया, गुआवा, लंच में भी फ्रूट्स लेता था। और फिर स्नैक्स मैंने कभी नहीं लिया 6 महीने। इवनिंग स्नैक्स कुछ नहीं। जब कभी नो टी, कॉफी, नथिंग। ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी। ब्लैक कॉफ़ी भी लंच के बाद कभी, मतलब लास्ट ब्लैक कॉफ़ी मैं 2-2:30 बजे लेता हूँ, उसके बाद नहीं लेता हूँ, क्योंकि फिर उससे आपकी रात की नींद खराब होती है। और फिर शाम में अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी तो फिर ग्रीक योगर्ट थोड़ा सा ले लिया, जिससे कि आपकी जो क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा फिलर टाइप का हो गया। और डिनर में बहुत सिंपल खाता था, घर का बना हुआ कुछ भी, मतलब बॉयल्ड चिकन हो गया, फिश हो गया, या बॉयल्ड एग हो गया, सिर्फ वाइट पोर्शन हो गया। रात में कार्ब्स बहुत कम लिया मैंने। तो रात में मतलब चावल रोटी कुछ भी नहीं खाते थे आप? पहले 5-6 महीने तक तो ऐसे ही रखा था, अभी थोड़ा सा मैंने कार्ब्स डिनर में भी लेना शुरू किया है। जी। अब आपसे एक जो कुछ हम वर्ड्स लेंगे, उन वर्ड्स को सुनते से आपके दिमाग में जो पहला थॉट आ रहा है आप वो बताइएगा। जी। फेलियर? नथिंग। सक्सेस? एवरीथिंग। फियर? फियर ऑफ लूजिंग समवन। ईगो? सभी मुश्किल का जो कारण है वो ईगो ईगो है। डिसिप्लिन? पर्सनालिटी, माय पर्सनालिटी। बुक्स? कॉन्स्टिट्यूशन। फिटनेस? लाइफ स्टाइल। हैप्पीनेस? माय फैमिली। गुड। यूथ? एस्पिरेशन। इंडिया? लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ग्रेट। आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर के बारे में हमने बात नहीं की, जो कि आपकी जर्नी का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, और आपने हैप्पीनेस में अपनी फैमिली को भी बोला। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का जो भी डेडिकेशन था, जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया, वो आपने बताया। लेकिन
आपकी जो पर्सनालिटी की और आपका जो इवोल्यूशन हुआ है, सेल्फ इवोल्यूशन कहें, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहें, उसमें बहुत बड़ा रोल आपकी वाइफ रुद्रानी का भी है। जी। और एज अ कपल मैं भी आप लोगों को बहुत सालों से जानती हूँ, तो आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत बहुत ही खूबसूरत, टचवुड नज़र ना लगे किसी को, वो देखी है। तो क्या बॉन्डिंग ऐसी स्पेशल होती है एक रिलेशनशिप में, और ये हमारे आज के युवा को भी जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप घर पर सेफ हो, ग्राउंडेड हो, खुश हो, तभी आप दुनिया में बाहर की चीज़ें अचीव कर सकते हो। जैसा आप अगर कोई रोल को या अपने लक्ष्य को सेट करते हैं और आप उसको अचीव कर पाते हैं, वो तभी कर पाते हैं क्योंकि आपका एक जो पार्ट है आपकी लाइफ का, वो बहुत ही सेटल्ड है और बॉन्डेड है। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जी। तो ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है ताकि युवा, आज के युवा या जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अपने लाइफ को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक फैमिली लाइफ और एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ, तो दोनों में बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज एक ना एक कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। तो वो बताएं आप कि कैसे आपने आपने मेंटेन किया। लास्ट में नहीं होता है बाउंसर डालना, आपने बाउंसर बिल्कुल डाला है। बट दिस इज़ अ फैक्ट कि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए उसमें वाइफ का, रुद्रानी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब मुझे शादी मेरी हुई थी 2013 में, जी। मैं काफ़ी मतलब इमेच्योर कहूँगा अपने को, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी मेरे में। मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था, गुस्सा मुझे बहुत आता था। मेरा मेरा रूटीन भी, मेरा शेड्यूल भी मेरा बिल्कुल मतलब ऐसा था कि पता नहीं कल क्या करना है, अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं था। अनसर्टेन सा था बिल्कुल, मतलब जो मन में आया कर रहे हैं टाइप। तो उसके बाद धीरे जब मेरी शादी हुई तो इनिशियली तो 6 महीने हम लोगों के बीच तो बहुत लड़ाई हुई। बहुत, जैसा मेरा एग्रेसिव नेचर था उसने, लेकिन मुझे सबसे बड़ी मुझे खुशी उस बात की, काम डाउन किया। और काम डाउन से ज़्यादा जो मेरी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पापा मम्मी भाई बहन सबको, सबका एक तरह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उसके कंधे पे डाल दिया कि तुम ही घर देखो। तो उसने मतलब घर को भी पूरा संभाला और मुझे भी उसने धीरे धीरे, मतलब मेरी पर्सनालिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें भी मैं बहुत बड़ा रोल मानूंगा अपनी वाइफ का। और ये तो मैंने हमेशा कहा है, जो फिजिकल मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें तो पूरा पूरा उसका रोल ही है। बट जो पिछले 13 साल की जो मेरी जर्नी है शादी के बाद की, उसमें जो करियर वाइज कह लें, करियर ग्रोथ के हिसाब से कह लें, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कभी उसने मुझे ऑफिस में घर की टेंशन नहीं दी, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस मैं हमेशा से कर पाया। और मैं भी हमेशा ये कोशिश मैंने भी की कि ऑफिस की चीज़ें जो टेंशन है या जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको घर पे बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करूं, जिससे कि ये घर में भी जो एक अलग माहौल होना चाहिए परिवार के बीच में, ताकि बच्चे भी अपने को सिक्योर फील करें। अदरवाइज़ मैं ऑफिस के टेंशन फिर घर में शुरू करूं। तो वाइफ का मेरे सच में बहुत रोल है, इसमें मैं पूरा क्रेडिट दूंगा उनको। जी बिल्कुल। नहीं, थैंक यू, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जब 2 इंसान एक साथ रहते हैं और अगर एक दूसरे को बेहतर बना रहे हैं तो वो बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। जी। तो हम उम्मीद करते हैं, हम आपको विशेस हैं, हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आपका इसी तरीके से आपके रिलेशनशिप भी इवॉल्व होता रहे जैसे आप इवॉल्व हो रहे हैं, और हम आने वाले समय में अलग अलग रूप अवनीश शरण के देखते रहें और हमारे व्यूवर्स को भी हम दिखाते रहें। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच, आप आए और इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंस्पिरेशन वाली बातें आपने की हैं कि आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को जो भी देखेगा, हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच। सो आज अवनीश शरण से हमने बात जो की है उसमें एक बहुत ही डीप बात समझ में आई है कि एग्ज़ाम या यूपीएससी या कोई भी अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वो एक दिन की परीक्षा नहीं होती है, बल्कि हमें ज़िंदगी में तैयार होना चाहिए हर दिन आने वाली परीक्षा के लिए। क्योंकि जब आप उसमें पास होते हैं, उसमें सफल होते हैं, तो आप अपने अंदर इवॉल्व होते हैं, और जब सेल्फ इवोल्यूशन की जर्नी होती है तो आपको सफलता से और खुशियों से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।